हेलो एवरीवन। आज हम 11th क्लास के लेसन नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में जॉइंट स्टॉक कंपनी को डिस्कस करेंगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी में हम आज इस वीडियो में फीचर्स, उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस मींस लिमिटेशंस, इन चीजों को कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द जॉइंट स्टॉक कंपनी। इंट्रोडक्शन जिसको हम सिंपल वर्ड्स में कह देते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। मीनिंग एक सिंपल सी बात, अगर हम इसके सारे फीचर्स को कवर कर ले, फीचर्स को कंबाइन कर लें, जितने भी हमारे फीचर्स हैं, तो इसके एक कंप्लीट मीनिंग आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फीचर्स को कवर करेंगे। फीचर्स को कवर करने से आपको इसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन एंड सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़े हुई हैं। जो पॉइंट्स अभी मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं, उन सब पॉइंट्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन के पॉइंट को समझना होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन? कंपनीज को अपने आप को रजिस्टर करवाना कंपलसरी है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ये 13 यहाँ पर इस वजह से है, अदरवाइज ये हमारा जो ओरिजिनल एक्ट था कंपनीज एक्ट 1956 था। ऑल्ट्रेशन होते होते लास्ट ऑल्ट्रेशन 2013 की थी, तो हम इसको कंपनीज एक्ट 2013 के नाम से जानते हैं। सो रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी फॉर अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। और इसके बाद क्या फर्क आता है एक कंपनी की एग्जिस्टेंस में? कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी एंड आफ्टर द रजिस्ट्रेशन कंपनी विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। अब आ जाइए आप सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे। जब कंपनी एग्जिस्टेंस में आ रही है, देन इट मीन्स इट इज नोन एज अ पर्सन, बिकॉज नाउ इट एग्जिस्ट, बट इट इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ आर्टिफिशियल पर्सन। हमारा जो हेड पॉइंट है यही है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। देखिए दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, वन इज द आर्टिफिशियल एंड सेकेंड इज द लीगल। ये पर्सन है, कंपनी इज अ पर्सन, but it is a artificial person. Why it is a artificial person? Because it doesn't carry any physical body. जब इसके पास फिजिकल बॉडी नहीं है, देन हाउ इट इज अ पर्सन, हाउ इट इज नोन एज अ पर्सन? इट इज नोन एज अ लीगल पर्सन, बिकॉज इट इज हैविंग अ आइडेंटिटी, इट इज हैविंग अ एग्जिस्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। यहाँ पे जब जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो गया, जैसे ही कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, देन इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। Since it is an artificial person, it cannot work itself. So how it will work? It will work by the help of the directors. और ये डायरेक्टर्स कहाँ से आएंगे? डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स। मेंबर्स कौन से? जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। दे आर गोइंग टू इलेक्ट द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। दीज डायरेक्टर्स विल वर्क फॉर द कंपनी। इसके साथ देखिए बेटा, एक चीज और समझ लीजिए, द पॉइंट इज कॉमन सील। आगे आप डिटेल में पढ़ोगे वैसे इन चीजों को, लेकिन मैं इनको यहीं पे कवर कर रही हूँ। यहाँ पे आपने ये देख लिया कि ये आर्टिफिशियल पर्सन है। क्यों आर्टिफिशियल पर्सन है? क्योंकि इनकी रजिस्ट्रेशन हुई, देन अकॉर्डिंग टू द लॉ लीगली ये एग्जिस्टेंस में आ गए। अब ये आर्टिफिशियल पर्सन है, एग्जिस्टेंस में है, फिजिकल बॉडी कैरी नहीं कर रहे हैं, इन द आइज ऑफ लॉ दे आर हैविंग द एग्जिस्टेंस, और डायरेक्टर्स की हेल्प से काम कर रहे हैं। ये डायरेक्टर्स कहाँ से आए? दे आर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। अब जब ये अपने आप काम नहीं कर सकते, डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं कंपनी के लिए, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन सील? कॉमन सील इज स्टैंप ऑफ द कंपनी। कंपनी अब अपने आप ना साइन कर सकती है। स्टैंप क्या होती है? सील। जो हम किसी भी काम में, आप देखिए हर शॉपकीपर के पास उसकी एक स्टैंप होगी, हर स्कूल के पास उस प्रिंसिपल की एक स्टैंप होगी। जब उस स्टैम्प को हम किसी भी डॉक्यूमेंट पे लगा दें, तो वो डॉक्यूमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है। सिंस कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन नॉट साइन द डॉक्यूमेंट्स, सो ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, एट द प्लेस ऑफ द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, दिस स्टैम्प विल बी पुट। डॉक्यूमेंट्स पे साइन डायरेक्टर्स के होंगे, लेकिन स्टैम्प कंपनी की होगी। ओनली देन इट विल बी नोन एज अ लीगल डॉक्यूमेंट, ओनली देन इट विल बी नोन दैट इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। अगर डायरेक्टर्स के साइन हो गए लेकिन स्टैंप कंपनी की नहीं है, तो वो डॉक्यूमेंट कंपनी का नहीं माना जाएगा। ठीक, अब इसी के साथ हम बात करते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। यहां पर हमने बता दिया कि इसकी एग्जिस्टेंस है, लेकिन लॉ के लिए है, क्योंकि इट इज क्रिएटेड बाय लॉ।
लेकिन ये जो एग्जिस्टेंस है इट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। इसके मेंबर्स की एग्जिस्टेंस और इसकी अपनी एग्जिस्टेंस, दीज आर टू सेपरेट थिंग्स। इट मीन्स नाउ इट विल परचेज और सेल द प्रॉपर्टी बाय इट्स ओन नेम। इसकी अपनी एग्जिस्टेंस है, इसकी एग्जिस्टेंस इसके मेंबर से कोई इसका रिलेशन नहीं है। देखिए जैसे परपेचुअल सक्सेशन है, हम उसमें ये कह रहे हैं दैट इट हैज अ कॉन्टिन्यूस लाइफ। The incapacity of the members, the death of the members, the entry of the members, the exit of the members, it is not going to affect the life of the company. ये हो गया perpetual life. Perpetual means continuous life of the company. इसी से related है separate legal entity. अब देखिए कि यहाँ पे life of the company is not affected by the life of its members. So the same point is this. Now it is having a separate entity, so by its own name कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी, जहां उसकी स्टैंप होगी कॉमन सील, वो कंपनी का डॉक्यूमेंट। कंपनी विल परचेज और सेल द प्रॉपर्टी बाय इट्स ओन नेम। व्हाई? बिकॉज इट इज हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अब देखिए आपके कितने ही पॉइंट्स एक ही चीज से रिलेटेड हैं। सबसे पहले तो पॉइंट हुआ रजिस्ट्रेशन, राइट? रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस, बट इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन एंड इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ लीगल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी। अब इसकी एग्जिस्टेंस है, मेंबर से अलग एग्जिस्टेंस है, सो इट मीन्स नाउ इट कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट बाय इट्स ओन नेम। इट विल सेल एंड बाय द प्रॉपर्टी बाय इट्स ओन नेम। अब परपेचुअल सक्सेशन भी इसी से ही रिलेटेड है। उसमें क्या है कि कंपनी की लाइफ उसके मेंबर्स की लाइफ से बिल्कुल अलग है। द मेंबर्स कैन कम एंड गो, इट इज अनअफेक्टेड बाय द इनकैपेसिटी, इंसॉल्वेंसी एंड द डेथ ऑफ इट्स मेंबर्स। अब कंपनी अपने आप साइन नहीं कर सकती बीइंग ऑफ एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो वहां पर उसकी साइन की जगह हम उसको उसके स्टैंप को यूज करेंगे, सो दैट इज द कॉमन सील। ठीक है, अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी, इनकी जो मेंबर्स की जो शेयर होल्डर्स हैं, एक चीज आपको यहां पर और समझनी होगी कि शेयर होल्डर्स हैं कौन। कंपनी कहां से अपनी कैपिटल आती है? कंपनी मार्केट में शेयर्स बेचती है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी को, मैं एक छोटा सा अमाउंट लेकर आपको समझा देती हूँ। कंपनी को 1 लाख रुपीस की जरूरत है। अमाउंट मैंने बहुत छोटा लिया है क्योंकि कंपनी को बहुत करोड़, मिलियंस, बिलियंस की जरूरत होती है। यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एक छोटा अमाउंट ले लिया है। कंपनी को 1 लाख रुपीस की नीड है, तो कंपनी ने ओन्ड कैपिटल जो कंपनी अपने लिए शेयर्स के थ्रू इशू करती है। दो तरह की कैपिटल होती है कंपनी के लिए, एक होती है ओन्ड कैपिटल, एक होती है बोरोड कैपिटल। तो यहाँ पर कंपनी ने ओन्ड कैपिटल में 10,000 शेयर्स इशू कर दिए ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, देखिए अगर वो 10,000 शेयर्स इशू करेगी, मेरा 10 रुपीज का ले लीजिए, क्योंकि 10,000 शेयर कर रहे हैं तब हमें 1 लाख बनेंगे हमारा कैपिटल अमाउंट। तो 10 रुपीज का उसने एक शेयर इशू किया, 10,000 शेयर्स इशू कर दिए, तो उसके पास 1 लाख रुपीज कलेक्ट हो जाएंगे। तो जिन्होंने यहाँ पर शेयर्स परचेज किए, फॉर एग्जाम्पल मैनी पीपल आर देयर, फॉर ABC, मैनी पीपल आर देयर, राइट? एक के पास 10 रुपीज है, उसने एक शेयर परचेज कर लिया। किसी के पास 1,000 रुपीज है तो उसने 100 शेयर्स परचेज कर लिए। सो नाउ द पर्सन हु हैज परचेज द शेयर्स, दे आर नोन एज द शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पर उनकी कितनी लाइबिलिटी रहेगी? लाइबिलिटी इन द कंपनी इज लिमिटेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए परचेज 100 शेयर्स, तो उसने 10 रुपीज के 100 शेयर्स परचेज किए, तो उसने सिर्फ उसकी लाइबिलिटी इज ओनली अप टू ₹1,000। कंपनी अगर इंसॉल्वेंट भी हो जाए, इन दैट केस ए इज नॉट गोइंग टू पे मोर देन ₹1,000। अनलिमिटेड लाइबिलिटी हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप में होती थी, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होती थी, लेकिन इन द कंपनीज द मेंबर्स, द शेयर होल्डर्स, दे आर हैविंग लिमिटेड लाइबिलिटी। ये पॉइंट हमारा एक याद रखिएगा, ये एक एडवांटेज का भी पॉइंट बनेगा दैट द शेयर होल्डर्स, द मेंबर्स आर हैविंग लिमिटेड लाइबिलिटी एंड द लाइबिलिटी इज only limited up to the shares, up to the amount of shares that they are going to purchase. For example, A ने अगर 100 shares purchase किए हैं, 1,000 रुपीज के परचेज किए हैं, तो उसकी लाइबिलिटी अप टू 1,000 रुपीज की ही रहेगी, चाहे कंपनी को कितना भी अमाउंट की जरूरत हो। कॉमन सील हम पॉइंट कर चुके हैं,
It is the stamp of the name of the company. Company can't sign, so that's why stamp of the company is put on the documents of the company. और जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन होंगे वही कंपनी का डॉक्यूमेंट माना जाता है, अदरवाइज इट इज नॉट नोन एज द डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी. रजिस्ट्रेशन का हमने पॉइंट बता दिया है. आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ओनली द कंपनी कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस, और वो आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है इन द आइज ऑफ लॉ. उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की. ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, फॉर एग्जाम्पल वन पर्सन इज देयर, उसने, हमारा ए ही था, ए ने 1000 रुपीज के शेयर्स परचेज किए थे, राइट. अब उसको अमाउंट की जरूरत है एंड ही वांट्स टू सेल द शेयर्स, ही वांट्स टू कन्वर्ट द शेयर इनटू कैश, ही नीड्स नाउ कैश. तो उसके लिए ये बिल्कुल फ्री है दैट एनी टाइम ही कैन सेल द शेयर्स एंड ही कैन टर्न द शेयर्स इनटू कैश. यही चीज जो आपको पहले समझाई है कि कंपनी की कैपिटल कहां से आती है. इट कम्स फ्रॉम सेलिंग द शेयर्स, और जो शेयर्स को परचेज करते हैं दे आर नोन एज द शेयर होल्डर्स, एंड दीज शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. तो ये शेयर्स जो जिन्होंने भी परचेज किए, दीज शेयर होल्डर्स कैन सेल देयर शेयर्स एनी टाइम, एंड एनी टाइम दे कैन कन्वर्ट देयर शेयर्स इनटू कैश. नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप. अभी हमने बात की कि ओनर्स कौन है. ओनर्स हमारे हैं शेयर होल्डर, बट हु इज गोइंग टू मैनेज द थिंग्स. अभी हमने पहले भी बात की है दैट शेयर होल्डर्स आर गोइंग टू इलेक्ट द डायरेक्टर्स एंड दीज डायरेक्टर्स आर गोइंग टू मैनेज द company. So separation of management and ownership is in the hands of shareholders and the management is in the hands of director. इस तरह से अब हमने फीचर्स के 8 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं जो स्टार्टिंग हुए थे रजिस्ट्रेशन से. रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट होके हमने बात की थी कि वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन गए और उनकी एग्जिस्टेंस, उनके मेंबर्स की एग्जिस्टेंस से बिल्कुल अलग है, और इसीलिए कंपनी की लाइफ कॉन्टिन्यूस लाइफ है. वो अपने आप साइन नहीं कर सकती, इसलिए स्टैंप को यूज करती है, राइट. और उसके बाद मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है. लिमिटेड मतलब जितने उन्होंने शेयर्स परचेज किए हैं बस उसके अमाउंट तक उनकी लाइबिलिटी बनती है. नेक्स्ट इज दे कैन सेल द शेयर्स. दे का मतलब द शेयर होल्डर्स कैन सेल द शेयर्स very easily. Anytime the shares can be converted into cash when the shareholders are in need of the money. और उसके बाद है ownership is in the hands of shareholders. Since the shareholders are huge in numbers, बहुत बड़ा नंबर होता है शेयर होल्डर्स का. आगे आप मेरिट्स में करोगे कि बहुत कैपिटल इकट्ठी हो जाती है क्योंकि एक शेयर का जो प्राइस है वो बहुत कम होता है. अभी आपने एग्जाम्पल में भी देखा था, नॉमिनल प्राइस है ₹10 होगा या 100 होगा. सो द कंपनी कैन कलेक्ट ह्यूज अमाउंट. तो ये शेयर होल्डर्स बहुत होते हैं, इसलिए दे कैन नॉट मैनेज द कंपनी, सो दे आर गोइंग टू इलेक्ट द डायरेक्टर्स. मैनेजमेंट हो गया डायरेक्टर्स के हाथ में, ओनरशिप हो गई शेयर होल्डर्स के हाथ में. सो द सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप. इन सब फीचर्स में एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे कवर और करवा दूं. रिस्क इज शेयर ज्वाइंटली. ह्यूज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आर देयर. तो अगर कंपनी को कभी लॉस हो भी जाए, रिस्क आए भी, तो भी वो सब शेयर होल्डर्स में डिवाइड हो जाता है. इस वजह से कंपनी कैन इजीली बियर द रिस्क बिकॉज इट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इन द ह्यूज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स. और इन फीचर्स में से ही अगर हमारे सारे फीचर्स हो जाएं और हमें लर्न हो जाएं ये सारे फीचर्स, तो आप देखेंगे कि कुछ पॉइंट्स क्लियरली आपके डिसएडवांटेज के बनते हैं और कुछ क्लियरली एडवांटेज के पॉइंट्स बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल लीगल फॉर्मेलिटीज, ये आपका डिसएडवांटेज का पॉइंट है. परपेचुअल सक्सेशन, ये आपका एडवांटेज का पॉइंट बनेगा. मैनेजमेंट इज अंडर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये एफिशिएंट मैनेजमेंट हो जाएगी क्योंकि जो हमने पॉइंट किया था फीचर्स में, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, तो ये जो डायरेक्टर्स हैं इट मेक्स द मैनेजमेंट मोर एफिशिएंट, सो दैट्स व्हाई इट इज द पॉइंट ऑफ एडवांटेज. द लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ओनर्स, ये हमारा एडवांटेज है बिकॉज हियर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स और ऑफ द ओनर्स इट इज नॉट गोइंग टू बी टच्ड. सेकेंड पॉइंट हमारा जो एडवांटेज का बनेगा वो यही बनेगा, रिस्क इज डाइल्यूटेड, रिस्क इज शेयर. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे जो आगे हम करने जा रहे हैं, दैट इज रिलेटेड विद द एडवांटेजेस एंड द लिमिटेशन मींस डिसएडवांटेज ऑफ द कंपनीज. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. फर्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल रिसोर्स. ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर देयर, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज देयर. आपको अब तक
इतने टॉपिक्स करने के बाद समझ आ गया होगा कि कैपिटल में हमारे दो तरह की कैपिटल होती है। वन इज ओन्ड एंड सेकंड इज बोरोड। ओन्ड का मतलब कि कंपनी के ओनर्स ने कौन सा फंड्स लगाया है। बोरोड कि कंपनी ने किस से उधार का पैसा लिया है। एज यू नो, पहले हमने फीचर्स में भी कर दिया है कि ओन्ड कैपिटल जो होती है वो शेयर्स के थ्रू आती है, राइट। द फंड्स फ्रॉम शेयर्स, दैट इज द पार्ट ऑफ द ओन्ड कैपिटल। और यहाँ शेयर कैपिटल कंपनी के पास बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है। ओन्ड कैपिटल इज ह्यूज। व्हाई? बिकॉज इट इज accumulated बाय द फॉर्म ऑफ शेयर्स। और जो शेयर का प्राइस होता है वो बहुत कम होता है। अगर किसी के पास कम अमाउंट भी है तो वो कम शेयर परचेज कर लेगा। अगर किसी के पास ज्यादा सेविंग है तो वो ज्यादा शेयर्स परचेज कर लेगा। सो प्राइस ऑफ शेयर इज वेरी लेस, सो दैट्स व्हाई ह्यूज फंड्स कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द शेयर्स। और दूसरी बात, कंपनी कैन ऑल्सो टेक द कैपिटल फ्रॉम द लोन्स। लोन्स दो तरह के हो सकते हैं। वन इज द प्राइवेट लोन, बैंक से कंपनी ने पैसे ले ली। अब यहां पर जैसे कंपनी ने ओन्ड कैपिटल शेयर से ली थी, ऐसे ही बोरोड कैपिटल अगर वो कंपनी पब्लिक से ले रही है तो हम उसको डिबेंचर्स कहते हैं। अगर ओन्ड कैपिटल कंपनी ने पब्लिक से ली तो वो शेयर्स के थ्रू लेती है। अगर कंपनी ने बोरोड कैपिटल डिबेंचर्स के पब्लिक से ले रहे हैं, वो बोरोड कैपिटल लोन्स पब्लिक से ले रहे हैं, तो हम उसे कहते हैं कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं। तो इस तरह से कंपनी के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं दे आर ह्यूज। लार्ज अमाउंट कैन बी कलेक्टेड शेयर्स के थ्रू, लोन्स के थ्रू। प्राइवेट लोन्स हो सकते हैं और डिबेंचर्स हो सकते हैं। ये पॉइंट हम कर चुके हैं। लाइबिलिटी इज लिमिटेड, दिस इज द एडवांटेज। जो लाइबिलिटी है कंपनी के मेंबर्स की, शेयर होल्डर्स की, वो लिमिटेड है। वो उसी अमाउंट तक है जितने अमाउंट के उन्होंने शेयर्स परचेज किए हैं। अगर उन्होंने 100 शेयर्स परचेज किए ऑफ ₹10 ईच, तो उनसे कोई भी 1000 रुपीज से ज्यादा क्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज द लाइबिलिटी इज लिमिटेड। परपेचुअल सक्सेशन हमने कर दिया। मेंबर्स कैन गो, दे कैन कम, they can become insolvent, they can die, but their existence is not going to affect the life of the company. So perpetual succession is the advantage for the company. Next is professional or the efficient management. ये point भी हमने किया था फीचर्स में, और वहां पे उसका हेड पॉइंट था सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। कंपनी के पास इतने फंड्स हैं, आपने फर्स्ट पॉइंट में कर दिया। सो कंपनी कैन इजीली हायर द प्रोफेशनल्स। उनके पास डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के पास प्रोफेशनल्स उन्होंने हायर कर लिए क्योंकि उनके पास फंड्स की कोई कमी नहीं है। और जब प्रोफेशनल्स हैं, इलेक्टेड डायरेक्टर्स हैं, देन डेफिनेटली द एफिशिएंसी विल बी देयर। तो मैनेजमेंट जो है, इस मैनेजमेंट के थ्रू कंपनी के पास एफिशिएंसी आती है, क्योंकि जो भी मैनेजर्स को हायर किया जाएगा वो अपने काम में पूरी तरह से एक्सपर्ट होंगे। सो द एफिशिएंसी विल बी देयर इन द वर्किंग ऑफ कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट है स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो फंड्स चाहिए और दूसरा एबिलिटी चाहिए। कंपनी के पास फंड्स हैं, हमने फर्स्ट पॉइंट किया, लोन्स भी अवेलेबल हैं, डिबेंचर्स भी अवेलेबल हैं, शेयर्स भी अवेलेबल हैं। अब इसी फंड्स के थ्रू कंपनी प्रोफेशनल्स को हायर कर लेती है। अब जब कंपनी के पास प्रोफेशनल्स भी हैं, ह्यूज फंड्स भी हैं, मतलब एबिलिटी भी हो गई, फंड्स भी हो गए, देन कंपनी विल डेफिनेटली इट कैन ग्रो। और दूसरी एक और चीज जो एक्सप्लेनेशन में दी हुई है, पहले तो ये दो चीजें आपको समझ आनी चाहिए कि एक्सपेंशन के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो फंड्स और दूसरी एबिलिटी। ये दोनों कंपनी के पास हैं, इसी फंड्स के थ्रू कंपनी ने प्रोफेशनल्स को हायर कर लिया। अब एक चीज और है, जब कंपनी के पास प्रोफेशनल्स हैं तो कंपनी हायर प्रॉफिट्स अर्न करती है। ठीक है, ये एक अलग चीज है, इसको थोड़ा मैं आपको ध्यान से समझा देती हूँ। आपके सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में भी आएगा ये टॉपिक। जब कंपनी हायर प्रॉफिट्स अर्न करती है तो वो उस प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा दोबारा अपनी कंपनी में लगा देती है, उसको रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं, रिटेन्ड प्रॉफिट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात आपको समझा देती हूँ। अगर एक एंटरप्रेन्योर है, एक बिजनेसमैन है, ठीक है, इस बिजनेसमैन ने 50,000 रुपीज का एक मंथ में प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, इस प्रॉफिट अर्न में से इसने 20,000 रुपीज अपनी फैमिली को दे दिए, दैट कि ये आप अपने खर्चे चलाइए। लेकिन 30,000 रुपीज उसने अपने बिजनेस में दोबारा लगा लिए। ठीक है, तो ये जो 30,000 रुपीज हैं, दिस इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग।
अब कंपनी के पास प्रोफेशनल्स हैं, डेफिनेटली प्रॉफिट्स हाई होंगे, तो कंपनी इन प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्से को दोबारा अपनी कंपनी में लगा देगी। और जब कंपनी बार बार रिटेन्ड अर्निंग्स करती रहेगी और पैसा इन्वेस्ट करती रहेगी, देन डेफिनेटली कंपनी का साइज बढ़ जाएगा, उसकी एक्सपेंशन होगी, कंपनी की ग्रोथ होगी। तो दो चीजों से ग्रोथ हुई, एक तो कंपनी के पास फंड्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं, और दूसरा कंपनी ने हाई प्रॉफिट्स अर्न किए, तो रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू अपने प्रॉफिट्स को बार बार कंपनी में लगाया, तो उसके थ्रू भी कंपनी की एक्सपेंशन होगी और कंपनी ग्रो करेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक का कॉन्फिडेंस हमेशा कंपनीज पे रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि कंपनी के लिए कंपल्सरी है दैट इट हैज टू पब्लिश देयर एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, हर चीज इसको बिल्कुल पब्लिक करनी है। इट कैन नॉट मेंटेन द सीक्रेट्स, ये हमारा ड्रॉबैक भी बनेगा कि सीक्रेसी नहीं है उसमें, कंपनी में बिल्कुल भी। तो ये एक ड्रॉबैक बनता है और इधर से पब्लिक कॉन्फिडेंस एडवांटेज बनता है। तो किस वजह से पब्लिक का कॉन्फिडेंस है? बिकॉज एनुअली दे हैव टू पब्लिश देयर अकाउंट्स, इनको अपनी सारी रिपोर्ट्स रजिस्ट्रार को भी मेंशन करनी है, और जो ये पब्लिश कर रहे हैं उसमें अपनी अर्निंग्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, प्रॉफिट्स, सब कुछ इनको क्लियरली पब्लिश करना होता है, पब्लिक कर देना होता है। नेक्स्ट इज डिफ्यूज रिस्क, हम पॉइंट कर चुके हैं। ह्यूज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आर देयर एंड द रिस्क और द लॉस इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इन अमंग ऑल दीज शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर, ये भी हम फीचर्स में एक पॉइंट कर चुके हैं। मीन्स वेन एवर अ शेयर होल्डर इज इन नीड ऑफ द फाइनेंस, उसे कैश की जरूरत है, इन दैट केस ही कैन सेल द शेयर्स एंड ही कैन कन्वर्ट द शेयर्स इनटू कैश। कोई कम उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो अपने शेयर्स को बेच नहीं सकता। ही कैन इजिली सेल द शेयर्स एंड कन्वर्ट द शेयर्स इनटू कैश। तो इस तरह से ये हमारे हो गए एडवांटेज के पॉइंट्स। अब बात करेंगे हम डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स यानी डिसएडवांटेज और लिमिटेशंस। फर्स्ट पॉइंट इज डिफिकल्ट टू फॉर्म। इसकी फॉर्मेशन बहुत डिफिकल्ट है। आने वाले टॉपिक में अभी आप करोगे इसी चैप्टर में, आप देखोगे कि इसकी स्टेजेस हैं और उसमें कितनी सारी फॉर्मेलिटीज है। तो ये पॉइंट आपके लिए समझना उस वक्त बहुत इजी हो जाएगा कि बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, बहुत सारी स्टेजेस हैं, बहुत डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सेंशंस हैं, बहुत सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। ये सारा प्रोसीजर बहुत लंबा है कंपनी का, और इसको फॉलो करने के लिए भी एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, और जो एक्सपर्ट्स हायर किए जाते हैं वो भी हाई फीस चार्ज करते हैं। कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी है, तो इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। और आप देखोगे कि उसकी स्टेजेस भी हैं कंपनी की फॉर्मेशन की। सो इट मीन्स फॉर्मेशन इज नॉट अ इजी टास्क। अब नेक्स्ट पॉइंट है ओलिगार्की, कंट्रोल्ड बाय अ ग्रुप। इसका मतलब होता है कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। हम बात तो कर रहे हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तो सिर्फ पेपर्स पर है कि बहुत सारे हमारे शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन ये शेयर होल्डर्स तो डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, एंड द डायरेक्टर्स आर गोइंग टू रन द कंपनी। कंपनी को कौन रन कर रहा है? डायरेक्टर्स रन करते हैं। एंड सम टाइम फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट दे आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के बारे में नहीं सोचेंगे वो, दे आर ओनली गोइंग टू थिंक अबाउट देयर पर्सनल इंटरेस्ट। इसका मतलब कंपनी का जो कंट्रोल है वो कुछ हाथों में है, डेमोक्रेसी सिर्फ पीपल की, वहां पे शेयर होल्डर्स की नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल या एक्सेसिव रेगुलेशन। एक ही बात बनती है बेटा, अभी हम पहले कर चुके हैं कि इनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। वो कैसा कंट्रोल है? दैट दे हैव टू पब्लिश देयर एनुअल रिपोर्ट्स, उनको अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करनी होती हैं, पब्लिक करनी होती हैं। गवर्नमेंट की सॉरी इनकी जो रिपोर्ट्स हैं उनको पब्लिकली भी बताना होता है कि हमारी क्या इनकम रही, कितने हमारे एक्सपेंडिचर्स थे, कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी। इन्होंने पब्लिश तो किया ही इसको, साथ साथ इनको अपनी एनुअल रिपोर्ट्स को रजिस्ट्रार को भी सबमिट करना होता है। एंड इफ एट एनी स्टेप दे आर गोइंग टू डिफॉल्ट, कहीं पे इनसे गलती हो जाए, देन द पेनल्टीज आर देयर। इस चीज में इनका बहुत टाइम स्पेंड होता है और मनी स्पेंड होती है। नेक्स्ट इज डिले इन द डिसीजन मेकिंग। if any time they have to take the quick decisions, it is not at all possible in the case of company, क्योंकि कंपनी में इनको मिलकर हर एक से कम्युनिकेट करके डिसीजन लेना होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने देखा था क्विक डिसीजन मेकिंग थी, बट इन कंपनी इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मैनी पीपल आर देयर, मैनी मैनेजर्स आर देयर, मैनी वर्कर्स आर देयर, मैनी डायरेक्टर्स आर देयर। सो they have to communicate the conditions to each and everyone, then they have to take the
देन दे कैन टेक द डिसीजन। इसके लिए लॉन्ग प्रोसीजर, इनको मीटिंग अपनी बुलानी पड़ती है और उसके लिए लॉन्ग प्रोसीजर्स हैं। देन बाय म्यूचुअल कंसेंट और बाय वोटिंग दे कैन टेक एनी डिसीजन। तो जहां पर भी इनको एक क्विक डिसीजन की जरूरत पड़ेगी, दे कैन नॉट टेक इट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैक ऑफ सीक्रेसी का। ये पॉइंट हम पहले भी बहुत बार कह चुके हैं, दैट एवरीथिंग हैज टू बी मेड पब्लिक। इनके जितने कैश इनफ्लो है, कैश आउटफ्लो है, एनुअल रिपोर्ट्स हैं, कहाँ से कितनी कैपिटल आई, व्हाट आर द एक्सपेंडिचर्स, व्हाट आर द इनकम्स, एवरीथिंग हैज टू बी मेड पब्लिक। इवन इट हैज टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार इटसेल्फ। तो एक तरह से जो हमारी कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ होती है सीक्रेसी, इट कैन नॉट बी मेंटेन्ड इन द कंपनी इटसेल्फ। दिस इज द प्रॉब्लम इन द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट। ये जो हमारा पॉइंट है, इट इज रिलेटेड विद द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हमारी एफिशिएंट तो है, उसकी वजह से प्रॉफिट भी आ रहा है, लेकिन मैनेजमेंट को आपको मालूम है इसे मिल क्या रहा है, मैनेजमेंट को इसे सिर्फ सैलरी मिल रही। इट मीन्स ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट द कंपनी इज अर्निंग द प्रॉफिट, एंड दिस प्रॉफिट इज गोइंग टू द शेयर होल्डर्स, और इन शेयर होल्डर्स को ही सारा प्रॉफिट जा रहा है। इट मीन्स देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द एफर्ट्स एंड रिवार्ड। So this management, the employees, the managers, they don't want to work hard because they know that they are the salaried people, and the profit that they are going to give to the company, it is going to be distributed among the shareholders. तो इनके efforts में और reward में कोई रिलेशन नहीं है, सो दैट्स वाई समटाइम्स दे आर डीमोटिवेटेड। नेक्स्ट पॉइंट है डिसएडवांटेज का, कंफ्लिक्ट इन द इंटरेस्ट। दे आर डिफरेंट ग्रुप्स इन द कंपनीज। फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डर्स हैं, जो कि हम कहते हैं कि कंपनी के ओनर्स हैं। डिबेंचर होल्डर्स हैं, ये एक कंपनी को बोरोड कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्टर्स, जो कंपनी को रन कर रहे हैं। एम्प्लॉयज हैं, जो सैलरीड पीपल हैं, ठीक। इन सब के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर होल्डर्स, ये हमेशा ये कोशिश करेंगे कि शेयर होल्डर्स को कम से कम डिविडेंड मिलना चाहिए, ताकि जो डिबेंचर होल्डर्स हैं इनका जो अमाउंट है वो सेफ रहे, ठीक है। उनका जो इन्होंने लोन प्रोवाइड किया हुआ है, जो लोन प्रोवाइडर्स हैं, उन्हें लगता है हमारा अमाउंट सेफ रहना चाहिए। और इसी तरह से जो शेयर होल्डर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि जो लोन प्रोवाइडर्स हैं इनका इंटरेस्ट रेट कम रहना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों की इंटरेस्ट, जो इन दोनों के अपने अपने फायदे हैं और जो एक दूसरे से क्लैश करते हैं। इसी तरह से जो जितने भी ग्रुप्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एम्प्लॉयज है, डायरेक्टर्स अभी आप पढ़ चुके हो, कई बार वो अपने फायदों को काम करेंगे, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को इग्नोर करेंगे। इस तरह से जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, दे आर समटाइम्स conflicting with each other, and if these clashes are going to increase, तो ये कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम बन सकते हैं। और अगर ये फीचर्स को हम कंबाइन करके एक पैराग्राफ में लिख दें, तो वही कंपनी का मीनिंग है। इस तरह से हमने इस वीडियो में अपने इन चीज़ों को कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।